नमस्कार। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि सोचते हैं कि हम अब इस सिचुएशन में से कब निकले और ये कब सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो आज की कहानी कुछ इस तरह की है। इसका शीर्षक है इस रात की सुबह नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मारिया को अपनी दादी के गांव जाना था, इसलिए उसने सोचा रात वाली ट्रेन पकड़कर आराम से सोते हुए जाऊंगी। कितने दिन हो गए वो अपनी दादी से नहीं मिली। उसकी दादी का घर है भी तो बहुत दूर। उसके मम्मा पापा अब इस दुनिया में रहे नहीं। वो यहाँ शहर में अकेली रहती है। दादी अपना गांव छोड़कर शहर में उसके साथ रहना नहीं चाहती। उसकी दादी जूलियट को तो अपना गांव ही पाता है। वहाँ उनका अपना खुला खुला फार्म हाउस है, जिसमें वे खेतीबाड़ी करके अपना जीवन पायन करती है। और उन्होंने वहाँ के छोटे से तालाब में बतखों को पाली हुई है। एक गाय भी उनके पास है। वे अब बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए अपनी हेल्प के लिए उन्होंने मरियम और जोसेफ को रखा है। दोनों पति पत्नी हैं, साथ में गरीब घर से है। जूलियट ने उन्हें अपने फार्म हाउस में सहारा दे रखा है। वो यहाँ रहकर काम भी करते हैं और साथ में जूलियट की सेवा भी। जब भी मारिया जूलियट से मिलने आती है तो जूलियट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मारिया हमेशा अपनी दादी के यहाँ बस से जाती थी तो दिन भर लग जाता था। इसलिए इस बार मारिया ने अपनी दादी जूलियट के यहाँ ट्रेन से जाने का सोचा। वो अपनी दादी के यहाँ ट्रेन से पहली बार जा रही थी, इसलिए ये उसके लिए एक नया अनुभव था। मारिया रात 7 बजे ट्रेन में अपनी दादी के घर जाने को चढ़ी। उसकी सीट ट्रेन के दरवाजे के पास ही थी। वो आज बहुत खुश थी। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। वो ट्रेन में और भी यात्रियों से मिली और उसने बात करते करते उसका सफ़र अच्छा कट रहा था। फिर सब खाना खाने बैठे। मारिया ने भी बाहर से खाना पैक कराया था सफ़र के लिए, तो वो भी खाना खोलकर खाने लगी। खाना खाने के बाद सब अपनी अपनी सीट पर सोने के लिए लेट गए। मारिया भी अपनी सीट पर लेट गई। लगभग 10 बजने को थे, तभी अचानक ना जाने क्या हुआ। ट्रेन हिलने लगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। शायद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मारिया को जब होश आया तो उसे अपने माथे पर कुछ दर्द सा महसूस हुआ। उसने अपने माथे पर हाथ लगाकर देखा तो उसे गीला गीला सा महसूस हुआ। शायद उस जगह चोट लगने से खून बह रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपने आंखें खोली तो उसे सब जगह अंधेरा सा नजर आया। उसे ऐसा एहसास हुआ कि शायद ट्रेन का डिब्बा पलट गया था और ईश्वर का शुक्र था कि उसकी सीट दरवाजे के पास थी। ट्रेन का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और वो आधी ट्रेन के भीतर और आधी ट्रेन के बाहर पटरियों पर पड़ी थी। उसने सावधानीपूर्वक स्वयं को बाहर निकाला। स्वयं को निकालते समय उसे कमर पर चोट और पैरों पर खरोच भी आ गई। वो बाहर निकली। उस दिन चांदनी रात थी और उसने चांद की रोशनी में ट्रेन की हालत देखी तो वो देखकर दंग रह गई। ट्रेन के सभी डिब्बे पलटे हुए थे और जगह लोगों के कहारने की आवाज़ आ रही थी। एक वो ही अकेली थी जो ट्रेन के बाहर थी। आस पास केवल मैदान ही मैदान था। कोई भी बस्ती नहीं थी। उसके पास कोई सामान भी नहीं था। उसकी कलाई की घड़ी पर उसने समय देखने की कोशिश की तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या समय हुआ है। अब वो अकेली हैरान परेशान सी हो उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे बहुत प्यास भी लग रही थी। वहाँ कहीं भी पानी का साधन उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं बचाव कर्म भी कब शुरू होने वाला था, ये भी उसे पता नहीं था। उसने सोचा यहाँ ठहरने का कोई मतलब नहीं। आसपास कुछ ढूंढती हूँ, शायद कोई उम्मीद की किरण दिख जाए। और वो दुर्घटना वाली जगह से बाहर निकलकर जाने लगी। उसे दूर कहीं एक रास्ता दिखा जो शायद यहाँ के किसी गांव की ओर जा रहा था।
उसने सोचा कि क्या करूं, जाऊं या नहीं। फिर सोचा इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो उस संकरे से रास्ते से उस गांव की ओर जाने लगी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक रोशनी सी दिखाई दी। रोशनी देखकर उसके मन में कोई आशा जगी कि शायद यहाँ से कोई मिल जाए। वो अब धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद उसे पता चला कि वहाँ एक घर है और वो रोशनी उस घर की खिड़की से आ रही है। वो घर अभी भी दूर था और मारिया को बहुत प्यास लग रही थी। वो एक उमस भरी रात थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मारिया उस घर की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में वो उस घर के पास पहुंच गई। उसने देखा कि वो घर तो एकदम पुराना और खंडर है। घर के सामने बड़ा सा मैदान है। मैदान में एक चापाकल लगा है और मैदान के आगे लोहे का गेट लगा है। चांदनी रात थी, लेकिन वहाँ का दृश्य मन को भयभीत करने वाला था। उस घर के लोहे का गेट खुला था, तो वो बिना संकोच के भीतर चली गई। चापाकल देखकर वो खुद को रोक ना सकी और उसने चापाकल चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पानी नहीं निकल रहा था। वो लगातार मेहनत करती रही और आखिरकार अंत में उसमें से पानी आने लगा। वो चापाकल चलाते चलाते पसीने पसीने हो गई थी, इसलिए चापाकल का पानी भरने के लिए वो कई बर्तन ढूंढने लगी। बहुत नज़र दौड़ाने के बाद उसे एक चीनी मिट्टी का पुराना सा बर्तन मिला जो दूर पड़ा था। उसने उसके पास जाकर देखा तो उसके मुंह में ऊपर का भाग टूटा हुआ था। उसने सोचा, चलो इसमें पानी भरकर ठीक से पी तो सकती हूँ। उसने वो पुराना बर्तन उठाया और पहले उसमें पानी भरकर उसे ठीक से धोया। फिर साफ पानी भरकर उसने अपनी अंजुली में भर भर कर जी भर के पिया। उसके बाद अपना चेहरा धोया, अपनी खरोचों को धोया और साथ में माथे के खून को भी धोया। चेहरा धोने के बाद उसने उस पुराने से घर के दरवाजे पर दस्तक दी। चर चर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला तो उसने देखा कि कोई बुढ़िया एक लोहे का छोटा सा लैंप लेकर खड़ी है। उस बुढ़िया ने मारिया से पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तब मारिया बोली, मैं अपनी दादी के घर जा रही थी और मेरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। शायद उस ट्रेन में अब तक कोई भी ना बचा हो, क्योंकि ट्रेन बुरी तरह पलटी हुई पड़ी थी, लेकिन मैं बच गई। उस जगह मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं वहाँ से चल पड़ी और भटकते भटकते यहाँ आ पहुँची। तो बाहर क्यों खड़ी हो, भीतर आओ, वो बुढ़िया बोली। और फिर मारिया भीतर पहुँची। उसने देखा, लैंप की रोशनी में देखा कि घर बहुत ही पुराना है और सालों से ना तो वहाँ कोई सफाई हुई है और ना वहाँ की मरम्मत। उस घर की हालत देखकर मारिया ने पूछा, घर की हालत तो बहुत ख़राब है, कब से मरम्मत नहीं हुई यहाँ? शायद 100 सालों से यहाँ की मरम्मत नहीं हुई, बुढ़िया बोली। ओह, तो आप यहाँ कब से रहती है? मारिया ने पूछा। बहुत सालों से रहती हूँ, बुढ़िया बोली। तो क्या आप यहाँ अकेली रहती है? मारिया ने पूछा। हाँ, भला मेरे साथ कौन रहना चाहता है? बुढ़िया बोली। ऐसा क्यों, आपके रिश्तेदार भी तो होंगे? मारिया ने पूछा। एक भूतनी के साथ कोई नहीं रहना चाहता। क्या तुम रहोगी मेरे साथ? बुढ़िया बोली। मारिया ने इतना सुना तो उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसने देखा कि अब बुढ़िया हवा में तैर रही थी और उसके पैर ही नहीं थे। ये देखकर मारिया दरवाजे के बाहर भागी और ऐसे भागी कि 1 किलोमीटर दूर जाने पर ही उसने दम लिया। अब थक जाने पर उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई थी। वो धीरे धीरे चली जा रही थी। तभी उसने किसी ट्रेन की आवाज़ सुनी। उसे लगा कि हो सकता है यहाँ को रेलवे स्टेशन हो। वो ट्रेन की आवाज़ की दिशा में बढ़ चली, लेकिन अब उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई थी। लेकिन तब भी उसने हार ना मानी थी
और तब उसे एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि ट्रेन के आने पर बजती है। उसे अब ऐसा लगा कि शायद पास में कोई रेलवे स्टेशन है, तो वो वहाँ अपना हाल बताकर मदद मांग सकती है। वो स्टेशन की ओर बढ़ती जा रही थी और फिर कुछ दूर चलने पर उसका यकीन पक्का हो गया, क्योंकि वहाँ सच में एक रेलवे स्टेशन था। वो खुश हो गई और थोड़ी देर के लिए पास में पड़े पत्थर पर सुस्ताने के लिए बैठ गई। तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा, सुनिए, क्या आप भी रेलवे स्टेशन की ओर जा रही है? मारिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक नौजवान लड़का खड़ा था। उसने उसे देखकर राहत की सांस ली और मन में बोली, चलो, अब कोई तो मिला, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। जी, आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का, उस लड़के ने कहा। जी, मेरी ट्रेन पीछे कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। शायद अब तक कोई भी ना बचा होगा, लेकिन मैं बच गई और भागकर यहाँ आ गई, मारिया बोली। जी, ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है, वो नौजवान बोला। जी हाँ, रेलवे स्टेशन ही जा रही थी, लेकिन आप यहाँ कैसे? मारिया ने पूछा। जी, मैं एंटोनियो, और मैं यहाँ दोपहर से भटक रहा हूँ। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। जो पानी और स्नैक्स मेरे साथ थे वो मैंने ख़त्म कर लिए हैं। मैं दोपहर में स्टेशन भी देख कर आया, लेकिन वो तो सुनसान पड़ा है। बस घंटी और ट्रेन की आवाज़ मुझे दूर से ही सुनाई देती थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, ना तो ट्रेन और ना कोई इंसान, एंटोनियो बोला। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने थोड़ी देर पहले ट्रेन की आवाज़ सुनी और ट्रेन आने के पहले जो घंटी बजती है वो भी सुनी, मारिया बोली। सुनी तो मैंने भी थी, तभी तो उस ओर गया था, एंटोनियो बोला। ओह, तो अब क्या करूँ मैं? मारिया बोली। तो चलिए एक बार और उस ओर होकर आते हैं, एंटोनियो बोला। जी चलिए, मारिया बोली, और दोनों अपना परिचय देते और बातें करते हुए स्टेशन पर पहुँचे। स्टेशन सच में सुनसान पड़ा था, लेकिन वहाँ की बत्तियाँ जल रही थी, जो कि इलेक्ट्रिक ना होकर लालटेन थी। वे दोनों वहाँ का नज़ारा देखकर आश्चर्य में थे। दोनों यहाँ वहाँ स्टेशन पर घूमने लगे और तभी उन्हें एक कुली दिखा। उससे एंटोनियो ने पूछा, भाई, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कोई नहीं रहता क्या यहाँ? जी, सब रहते हैं। यहाँ केवल 3 ट्रेन ही गुजरती है, सुबह, दोपहर और रात। इसलिए जब ट्रेन के आने का वक्त होता है तभी सब आते हैं। ऊपर से ये स्टेशन कस्बे से बहुत दूर है, इसलिए भी लोग यहाँ कम आते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग बसों से यात्रा करते हैं, कुली बोला। लेकिन जो ट्रेन की आवाज़ हम दोनों ने सुनी तो वो क्या थी? मारिया ने पूछा। अरे, ट्रेन यहाँ से गुजरती है, रुकती थोड़ी है, कुली बोला। अच्छा, तो ये बात है, एंटोनियो बोला। लेकिन उन ट्रेनों की आवाजाही के लिए यहाँ कर्मचारी भी तो चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, मारिया ने पूछा। ज़्यादा काम नहीं रहता है तो ये काम तो मैं भी कर देता हूँ साहब, लोग मुझे कुछ पैसे दे देते हैं, कुली बोला। लेकिन ये तो गैरकानूनी है, अपना काम किसी और को सौंपना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मारिया बोली। यहाँ सब चलता है, मेरी भी कमाई हो जाती है, कुली बोला। लेकिन ये तो गलत है, मारिया बोली। अरे मारिया, ये सब छोड़ो, तो हमें ये बताओ कि अगली ट्रेन कब मिलेगी? एंटोनियो ने कुली से पूछा। बस कुछ ही देर में आने वाली है, कुली बोला। चलो, अच्छा है, कम से कम हम इस जगह से तो निकलेंगे, मारिया बोली। हाँ मैडम, और इतना कहकर वो कुली वहाँ से चला गया। मारिया और एंटोनियो ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। उनका एक एक पल बड़ी मुश्किल से बीत रहा था, क्योंकि वो स्टेशन बहुत ही छोटा था, पुराने ज़माने का, उसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वहाँ लोग भी नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए उन दोनों को वहाँ ट्रेन की प्रतीक्षा करना बड़ा अखर रहा था। टिकट घर में टिकट भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं था। तब उन दोनों ने फिर से उस कुली से पूछा कि ट्रेन का टिकट क्यों नहीं मिल रहा? तब कुली ने कहा, यहाँ आप लोगों को टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका टिकट तो ट्रेन में भी कट जाएगा। कुली की बात सुनकर एंटोनियो बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब कुली बोला,
मतलब ये है कि ट्रेन में ही अपना टिकट बनवा लीजिएगा, यहाँ टिकट नहीं मिलता। ओ तो ऐसा कहो ना, एंटोनियो गुस्से से बोला। फिर कुछ ही देर में ट्रेन आई। ट्रेन रुकी तो दोनों ने देखा कि ट्रेन बहुत ही पुराने ज़माने की थी। उसमें आगे इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी, अगल बगल बहुत तेज़ रोशनी वाली लालटेन टंगी थी। ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही, लेकिन उसमें से एक भी यात्री ना उतरा। दोनों को ये चक्कर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दोनों को इस जगह से छुटकारा भी पाना था, इसलिए मजबूरीवश दोनों ट्रेन में चढ़ गए। और जैसे ही वे ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन फुल स्पीड से चल पड़ी। ऐसा लगा कि जैसे ट्रेन उन दोनों के चढ़ने का ही इंतज़ार कर रही थी। दोनों ने ट्रेन के भीतर नज़र दौड़ाई तो अंदर बिल्कुल मध्यम सी रोशनी थी। सीटों पर ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष और कुछ बच्चे थे। जैसे ही वे दोनों चढ़े तो सब उन दोनों का घूर घूर कर देखने लगे। दोनों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। फिर दोनों एक मुनासिब सी सीट देखकर साथ में बैठ गए। फिर उन्हें ट्रेन में कुछ खटर पटर की आवाज़ आई। एंटोनियो ने मारिया से कहा, मैं देख कर आता हूँ। मारिया बोली, कहीं मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। फिर मारिया की बात सुनकर एंटोनियो कहीं नहीं गया। वो चुपचाप वही बैठा रहा। वहाँ मौजूद बच्चे गुमसुम से बैठे थे, ना हंस रहे थे ना खेल रहे थे, बस उन दोनों को ही घूरे जा रहे थे। तभी अचानक एंटोनियो की निगाह उन सब की सीटों के नीचे गई। वो ये सब देखकर भौचक्का रह गए और मारिया से इशारा में कुछ कहा। मारिया ने एंटोनियो की बात समझकर जब उन सब की सीटों के नीचे देखा तो उनमें से किसी के पैर नहीं थे। दोनों चुपचाप चुप्पी साथे बैठे रहे। दोनों को डर भी लग रहा था, लेकिन उस ट्रेन में बैठे रहने के सिवाय उनके पास कोई और चारा नहीं था। अब धीरे धीरे वे बच्चे अपनी सीट से उठे और हवा में तैरने लगे। वे सब मारिया और एंटोनियो के पास आकर फिर चले जाते। बच्चे उठे तो उनकी माएँ भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगी और साथ में भयानक सी हंसी हंसने लगी। वे सब सफ़ेद गाउन पहनी थी जो हवा में लहरा रहे थे। अब उन महिलाओं के पति भी कोट पहने हुए हवा में तैरने लगे। वे सिगार भी पी रहे थे। अब डर के मारे मारिया और एंटोनियो की दिग्गी बंद हो गई। कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। दोनों को अपनी जान बचाने के लिए और कोई सूझ ही नहीं रहा था। ऊपर से ट्रेन की रफ्तार भी तेज़ थी, वे कूद भी नहीं सकते थे। फिर एंटोनियो ने मारियो को दोबारा इशारा किया और इशारों में कहा कि ट्रेन की चेन खींचते हैं, शायद ट्रेन रुक जाए और फिर हम यहाँ से भाग सकते हैं। तुम ट्रेन के दरवाजे के पास पहुँचो, मैं भी ट्रेन खींचते ही आ जाऊँगा। मारिया मान गई और धीरे धीरे से दरवाजे के पास पहुँची और इधर एंटोनियो चेन के पास पहुँचा। ट्रेन का दरवाज़ा अध खुला था और मारिया वहीं जाकर खड़ी हो गई। एंटोनियो ने जैसे ही चेन खींची तो मारिया नीचे उतर गई, लेकिन जैसे एंटोनियो उतरने को हुआ तो उन सभी ने एंटोनियो को जकड़ लिया। एंटोनियो जोर से चीखा, मारिया तुम भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। मारिया रोते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भाग सकती। तुम भागो मारिया, अपनी जान बचाओ। एंटोनियो फिर चीखा। इतने में उन सभी लोगों ने एंटोनियो को काटना शुरू कर दिया। ये देखकर मारिया रुक ना सकी और वहाँ से भाग गई। उसके वहाँ से दूर जाते ही ट्रेन चल पड़ी, लेकिन उसमें से कोई नीचे ना उतरा और मारिया नीचे खड़ी रोते हुए बोली, आई एम सॉरी एंटोनियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी। मारिया कुछ देर वही रोती रही, फिर कुछ सोचकर उस रेलवे ट्रैक से बाहर निकली। वहाँ से वो बाहर तो निकल आई, तब उसने वहाँ 2-3 ट्रैक्टर खड़े हुए देखे। उसे लगा कि शायद यहाँ कोई उसे मिल जाएगा जो उसकी मदद कर सके। वो उन ट्रैक्टर के नज़दीक पहुँची तो उसे वहाँ कुल्हाड़ियों से कुछ कटने की आवाज़ आई। उसने सोचा शायद मजदूर लकड़ियाँ काट रहे होंगे और इन ट्रैक्टर पर लाद कर ले जाते होंगे। अब तो पक्का उसे यहाँ मदद मिल जाएगी। वो धीरे धीरे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली के पास पहुँची और वहाँ से छुपकर देखने लगी।
उसने सोचा पहले पूरी तसल्ली कर लो, फिर मदद मांगो। और उसने देखा कि एक तंबू के भीतर 2-4 लालटेन लगी थी और एक काला सा लाबादा पहन कर कुल्हाड़ी चला रहा है। और उसने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गई, क्योंकि वहाँ लकड़ियाँ नहीं कटी जा रही थी, वहाँ कई सारे लोगों की लाशें रखी थी। और वो व्यक्ति उन लाशों के टुकड़े टुकड़े करके शायद ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में ले जा रहा था। उस व्यक्ति ने पहले से ही कुछ टुकड़े कर रखे थे और थोड़े से टुकड़े और करके उसने उस ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाले जिसके पीछे मारिया छुपी थी। मारिया को ये एहसास भी नहीं था कि उस व्यक्ति ने उसे देख लिया है। वो लाश के टुकड़े ट्रॉली में रखकर मारिया के पीछे से आया और उसे दबोच लिया। मारिया ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो खुद को नहीं छुड़ा पाई तो उसने उसके हाथों को अपने दांतों से काट लिया। मारिया के काटते ही उसके हाथों की पकड़ ढीली हो गई। मारिया उसकी गिरफ्त से छूट गई और मारिया जरा भी देर न करते हुए उस कुल्हाड़ी के पास भागकर पहुंची और उसे अपने हाथों में से उठा लिया। अब मारिया उस व्यक्ति का चेहरा ठीक से देख पा रही थी, जो कि बड़ा अजीब सा दिख रहा था। उसने जरा भी देर न करते हुए उस कुल्हाड़ी से उस वसी इंसान पर हमला कर दिया। पहले उसने पूरे दम के साथ उसके दाएं कंधे पर कुल्हाड़ी चलाई, जिससे कि उसका एक बाजू कटकर नीचे गिर पड़ा। वो व्यक्ति दर्द से चीख उठा। उस वीराने में उसकी आवाज़ गूंज उठी। फिर मारिया ने उसके दूसरे कंधे पर भी वार किया, वो भी कटकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मारिया ने उसके सीने पर कुल्हाड़ी चलाई और उसके सीने से खून की धार बह चली। आखिरी कुल्हाड़ी उसने उस व्यक्ति की गर्दन पर चलाई तो उसका सिर कटकर धरती की धूल चाटने लगा। उसका सिर कटते ही मारिया चीखते हुए धरती पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी और ऊपर वाले से बोली, आई एम सॉरी गॉड, मुझे माफ़ करना इस अपराध के लिए। जब उसका दिमाग कुछ ठिकाने पर आया तो वो उस जगह से उठी और खुद को संभालते हुए आगे बढ़ चली। उसने देखा कि रात अभी भी ढली नहीं थी और वो आगे बढ़ चली। न जाने कहाँ चलते चलते उसे एक छोटा सा तालाब मिला। उसने वहाँ पहले जी भर के हाथ पैर धोए, पानी पिया और थोड़ी देर वहीं बैठकर रोती रही, क्योंकि अब उसे वहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक बार वो हिम्मत करके उठी और आगे बढ़ चली। वो चलती चली जा रही थी, बस चलती चली जा रही थी। अब शायद सुबह होने को थी, क्योंकि पंछी चहचहाने लगे। उसने देखा कि वो बहुत ही सुंदर घाटी पर है और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। हल्के उजाले में उसने ढेर सी तितलियों को उड़ते हुए देखा। उसे यह सब देखकर भीतर से खुशी महसूस हुई, क्योंकि वो एक ऐसी जगह से बचकर आई थी जिसकी उसे आशा नहीं थी। घाटी का गोल गोल रास्ता और किनारे किनारे लगी बोगनवेलिया के फूल उसकी आंखों को राहत दे रहे थे। तभी वहाँ से एक स्कूटर गुजरा जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। मारिया ने उन्हें रोककर रास्ता पूछा तो उनमें से एक बोला, आगे चर्च है, वहाँ के पादरी आपकी मदद कर देंगे। मारिया फिर चलने लगी और कुछ ही देर में वो चर्च के सामने थी, लेकिन बहुत ज़्यादा थकी होने के कारण उसे चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक अस्पताल में थी और उसके सामने पादरी बैठे थे। उन्होंने मारिया से कहा कि तुम चर्च के सामने उन्हें बेहोश मिली। तब मारिया ने उन्हें सब बताया। ये सुनकर पादरी बोले, बेटी, वो गांव और वो स्टेशन साबित है। बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम वहाँ से सही सलामत वापस आ गई। और फिर पादरी ने मारिया को उसकी दादी के पास पहुँचा दिया। मारिया अपनी दादी से मिलकर बोली, दादी, मैं वहाँ से बचकर आ पाऊँगी ये मैंने सोचा नहीं था। ऐसा लग रहा था उस रात की इस रात की सुबह ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।